नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। कल मैंने आप लोगों को एक टेस्ट दिया था जिसमें कि अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन दिए थे, तो उनका सॉल्यूशन हम आज यहाँ पे देखते हैं। ओके बच्चों, सभी बच्चे जुड़ जाएं और आप लोग देखें कि आप लोगों ने आंसर कैसे लिखे हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है बेटा, हमारा जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग ध्यान से। हमारा जो पहला क्वेश्चन था, अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है, इनके प्रमुख लक्षण आपको बताना था। ओके, तो पहला क्वेश्चन कौन सा था हमारा? पहला क्वेश्चन था अंतर हैलोजन यौगिक इंट्रा हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए अंतर हैलोजन का मतलब ये होता है कि जैसे हैलोजन हमारे कौन से होते हैं, ठीक है, 17वें समूह के जो तत्व होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हमारा ब्रोमीन है और आयोडीन। तो इनका क्या करेंगे आप ध्यान रखना, ये चारों जो हैलोजन हैं जिनको कि हम एक्स से दर्शाते हैं, ये आपस में क्रिया करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे क्रिया करते हैं और इनकी क्रिया के फलस्वरूप जो नया यौगिक बनता है उसे हम बोलते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। क्या बोलेंगे बच्चों? अंतर हैलोजन यौगिक। ओके, तो इसका आंसर देखिएगा आप लोग, अंतर हैलोजन यौगिक क्या होगा। तो देखेंगे दो या दो से अधिक विभिन्न हैलोजन परमाणुओं के संयोग से, दो या दो से अधिक, ध्यान रखना, दो या दो से अधिक जो विभिन्न हैलोजन परमाणुओं के संयोग से बनने वाले सहसंयोजक यौगिक होते हैं, अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो याद कर रखेंगे, आपको याद रखना है कि जब आपस में दो हैलोजन यौगिक मिल जाते हैं और जो नया यौगिक बना लेते हैं उसे हम बोलते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक। क्या बोलेंगे बच्चों? अंतरा हैलोजन यौगिक, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। आगे देखिएगा, हैलोजन जो तत्व होते हैं इनकी ऋण विद्युताओं में बहुत कम अंतर होता है, ध्यान रखना। इनकी जो ऋण विद्युता होती है वो क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा कम अंतर होता है, इसलिए हैलोजन तत्व जो है परस्पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनों को साझा करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं और ये जो यौगिक बनते हैं वो अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो आपको याद रखना है कि जितने भी जो हैलोजन हैं, ठीक है ना, इनकी जो ऋण विद्युता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें बहुत ज़्यादा कम अंतर होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, अंतरा हैलोजन यौगिक बन जाते हैं। ओके बच्चों, अब इसके लक्षण, इसके गुण देखते हैं क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहला देखेंगे, अंतरा हैलोजन यौगिकों में दो से अधिक विभिन्न हैलोजन नहीं हो सकते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक जो हैलोजन होते हैं तो वो भिन्न भिन्न दो से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। सेकंड की बात करेंगे तो ऋण विद्युता में कम अंतर होने के कारण, अभी आपको बताया था, इनकी जो ऋण विद्युता है इसमें कम अंतर होने के कारण ये कैसे होते हैं, ये सहसंयोजक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये सहसंयोजक होते हैं। नंबर थर्ड की बात करेंगे तो ये जो अपना घटक होता है ये अपने घटक हैलोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। ध्यान रखना कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सपोज F और Cl इन दोनों से मिलकर जो यौगिक बना उसे हम क्या बोलेंगे, अंतरा हैलोजन यौगिक बोलेंगे। तो फ्लोरीन और क्लोरीन की अलग अलग सेपरेट जो क्रियाशीलता होगी उससे ज़्यादा इस बने हुए यौगिक की क्रियाशीलता होती है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, ये अपने घटक हैलोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि AX बंध जो होता है वो AA बंध की अपेक्षा कैसा होता है, दुर्बल होता है। अगला गुण देखेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट गुण है इनका, ये प्रबल आक्सीकारक होते हैं। याद रखिएगा कैसे होते हैं, यह प्रबल आक्सीकारक होते हैं और इनके गलनांक एवं जो क्वथनांक होते हैं ऋण विद्युता अंतर बढ़ने से क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं। अगर ऋण विद्युताओं में अंतर बढ़ेगा तो इनके गलनांक और क्वथनांक जो हैं वो कैसे हो जाएंगे बच्चों, वो भी बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, अंतर हैलोजन यौगिक। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया होगा अंतर हैलोजन यौगिक। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया था कि एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना, क्या है, एथिल ब्रोमाइड को यदि हम एल्कोहल KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए एथिल ब्रोमाइड, तो यहाँ से आप देखेंगे C2H5Br, ये क्या हुआ हमारा एथिल ब्रोमाइड, किसके साथ गर्म कर रहे हैं आप, KOH के साथ। जब हम इसको गर्म करेंगे तो देखो, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से हमने लिया C2H5 और ये KOH से हमने क्या ले लिया, OH, तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बना एथिल एल्कोहल। क्या बन गया, तो ये तो हमारा बन गया एथिल एल्कोहल, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्या बन गया, ये एथिल एल्कोहल। ओके ना, ठीक। अब यहाँ से आपके पास K बचा और यहाँ से क्या बचा, Br, तो प्लस में क्या निकल गया हमारा, KBr। तो आप लिखेंगे इसमें कि जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है
तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देना है, आपको ये रिएक्शन लिख देनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजनमुंड अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, क्या दिया था आपको, यहाँ से आपको दिया रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड अभिक्रिया को देखेंगे तो रोजनमुंड अभिक्रिया में क्या है कि जब किसी भी अम्ल क्लोराइड जो होता है, अम्ल क्लोराइड का फार्मूला याद रखिए RCOCl। क्या होता है, RCOCl। तो क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, जब किसी अम्ल क्लोराइड के जाइलिन विलयन में बने, ध्यान रखना, जब किसी अम्ल क्लोराइड के जाइलिन में बने उबलते विलयन का अपचयन, अपचयन मतलब हाइड्रोजन के साथ क्रिया, तो उबलते इस विलयन का अपचयन हम किसके द्वारा, हाइड्रोजन मतलब अपचयन ही होता है, हाइड्रोजन द्वारा पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, पैलेडियम युक्त जो बेरियम सल्फेट है इसकी क्या रहेगी, उपस्थिति में करते हैं, तब एल्डिहाइड बनता है। याद रखिएगा क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे, रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया से केवल एल्डिहाइड ही बनाए जा सकते हैं। याद रखेंगे, इससे क्या बनेगा बच्चों, केवल एल्डिहाइड। तो आपको याद रखना है, इसमें अम्ल जो क्लोराइड है इसका अपचयन करवाना है। क्या करवाना है, इस अम्ल क्लोराइड का अपचयन करवाना है, मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी। दो चीज़ें, उपस्थिति देख लीजिए, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति रहेगी, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और केवल एल्डिहाइड ही बनते हैं, यहाँ से कीटोन नहीं बनेगा। ओके, तो रिएक्शन देखिए आप लोग, यहाँ से CH3COCl, तो एसिड जो क्लोराइड होता है उसका फार्मूला होता है RCOCl। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हुआ, R की जगह हमने क्या ले लिया, CH3, क्या लिया बच्चों हमने, CH3, तो RCOCl ये हुआ अम्ल क्लोराइड, और प्लस क्या ले लिया हमने यहाँ से H2 मतलब हाइड्रोजन के साथ क्रिया, एरो के ऊपर पैलेडियम और नीचे क्या है, बेरियम सल्फेट। रिएक्शन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ से ये जो CH3 थी, हमने इस CH3 को यहाँ पर लिख दिया। ठीक, इस C को भी हमने यहाँ पर लिख दिया। हाइड्रोजन हमारे पास दो हैं, एक हाइड्रोजन हम यहाँ ले आए, तो CH3CH हो गया, और एक हमारे पास ये जो O बच रही है उस O को लिख दिया हमने, तो ये हमारा क्या हो गया, CHO मतलब एल्डिहाइड। अब आपको ध्यान रखना, एक H यहाँ से बचा और ये Cl बच रही है, तो प्लस में यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, HCl, और जो हमारा उत्पाद बना है मुख्य रूप से क्या बन गया, वो CH3CHO, ये हमारा उत्पाद बन गया, और ये क्या है, एल्डिहाइड। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड। तो ये थी रोजनमुंड अभिक्रिया। ओके, तो रोजनमुंड अभिक्रिया में याद रखेगा कि जब किसी भी अम्ल क्लोराइड के जाइलिन में बने उबलते विलयन में क्या करते हैं हम, इसका अपचयन हाइड्रोजन के द्वारा करवाते हैं पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड बनता है। ओके बच्चों, तो ये क्या थी, रोजनमुंड अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिएगा, अब है एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिखना है। किस पर, एल्डोल संघनन पर। तो एल्डोल संघनन को समझिए आप लोग, एल्डोल संघनन क्या है। ठीक है, देखिए एल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, समझना, जो एल्फा हाइड्रोजन होता है, एल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन, इनका क्या करते हैं हम, तनु क्षार की उपस्थिति में या तो एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे, दोनों में से कोई एक, और दोनों भी ले सकते हैं, है ना। तो एल्डिहाइड या कीटोन क्या करते हैं, इनका तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में संघनित होकर क्या बनाते हैं बच्चों, ये एल्डोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्डोल। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन बोलते हैं। तो बहुत अच्छे से समझना आप, इसमें क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, दोनों क्या करेंगे, NaOH या KOH मतलब सांद्र क्षार की उपस्थिति में आपस में संघनित हो जाएंगे, और संघनित होकर एक यौगिक बनाएंगे एल्डोल। इसको ही हम एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं या एल्डोल संघनन कहते हैं। इसमें आप रिएक्शन देखिए, यहाँ से देखो CH3CHO, तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे देखो हमने स्ट्रक्चर के रूप में लिख दिया है, मान लीजिए ये CH3 और CHO, तो ये क्या बच्चों, एल्डिहाइड तो है, तो ये CH3 हुआ, ये बीच में C है, ये H है और ये O, तो ये क्या है, एल्डिहाइड। इसी तरीके से ये देखो CH3 और CHO, ये H एक हम यहाँ ले गए, बस है वही, तो CH3CHO दोनों तरफ हमने क्या लिया, एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, एल्डिहाइड लिया। तो ये एल्डिहाइड के दोनों अणु ये NaOH मतलब तनु क्षार की उपस्थिति में क्या हुआ, संघनित होकर आपस में जुड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, इससे बनेगा एल्डोल। क्या बनेगा, एल्डोल। कैसे बनेगा समझिए, यहाँ से ये जो CH3 थी बच्चों, चलो ये CH3C, इस CH3C ये वाला, तो इस CH3C को हमने इतना लिख दिया, ये वाला जो H है इसको हमने क्या कर दिया, O के साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया। नीचे जो AH था उसको हमने यहीं पे लिख दिया। अब यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है, CH2CHO,
तो इसको हमने डायरेक्ट जोड़ दिया CH2CHO। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ हमारा एल्डोल संघनन, क्या हुआ एल्डोल संघनन। क्लियर है। तो ये जो हमारा यौगिक बन गया क्या बना, एल्डोल संघनन बना। इसको हम बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। तो ये हुआ एल्डोल संघनन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, अब देखिए जो नेक्स्ट है आपका बच्चों वो क्या है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। क्या दिया है आपको, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड। ठीक है, तो देखो नाइट्रिक अम्ल, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हमें पढ़ना है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, इसका नामांकित चित्र और प्रयुक्त अभिक्रिया का समीकरण हम देखेंगे। 15 और 16 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस ओस्टवाल्ड विधि से सबसे पहले तो याद रखिएगा बनाना क्या है हमें, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, HNO3। यह क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे, एक आयतन तो अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। क्या होता है, NH3। तो एक आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु का मिश्रण मतलब O2। ध्यान से देखना आप लोग। तो इस विधि में क्या करेंगे हम, एक आयतन अमोनिया और 8 आयतन ये जो वायु का मिश्रण है, इसको क्या करेंगे हम प्लेटिनम की जाली के ऊपर से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं। तो अमोनिया का जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या बनेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी। क्या बनेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसको देखिए आप लोग कि नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनेगी पहले तो, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अमोनिया और वायु इन दोनों को प्लेटिनम की जाली के ऊपर से प्रवाहित करेंगे। इस प्लेटिनम की जाली के ऊपर से प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना कि 4NH3 + 5O2। ठीक है, अमोनिया के 4 अणु और ऑक्सीजन के हमने यहाँ से 5 अणु लिए। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना क्या प्राप्त हुआ हमें, 4NO प्लस हमें क्या प्राप्त हो गया, 6H2O। क्लियर, ये बना नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आगे देखिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग, बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड, इस वाली गैस को, बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, बची हुई ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जो ऑक्सीजन बच गई है, बची हुई ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, पहली स्टेप में हमने क्या किया था, अमोनिया और ऑक्सीजन की क्रिया करवाई जिससे हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुई। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो बची हुई ऑक्सीजन है, इन दोनों को हमने क्या किया, ऑक्सीकरण कक्ष में भेज दिया। कहाँ भेजा, ऑक्सीकरण कक्ष में। जब ऑक्सीकरण कक्ष में भेजेंगे तो यह नाइट्रोजन परऑक्साइड में बदल जाएगी। ठीक है ना, किस में बदल जाती है, नाइट्रोजन परऑक्साइड में बदल जाती है। क्लियर है बच्चों, नाइट्रोजन परऑक्साइड में बदल जाती है। तो देखिए ये 2NO, यहाँ से जो NO बची हुई थी और प्लस क्या है O2, तो बची हुई ऑक्सीजन दोनों की अभिक्रिया हमने कराई। तो क्या बना हमें, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ बच्चों NO2 मतलब नाइट्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो 2NO2 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। 2 स्टेप आप लोग देख चुके हो। पहले हमने क्या किया था, अमोनिया और ऑक्सीजन को प्लेटिनम की जाली के ऊपर से प्रवाहित किया तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। फिर हमने इस नाइट्रिक ऑक्साइड और बची हुई ऑक्सीजन की अभिक्रिया यहाँ पर करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। ठीक है, अब आगे देखिए, ध्यान से देखेंगे अब आप लोग। अब हमने क्या किया था, ये जो नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस है, ठीक है, अभी डायग्राम भी बताऊंगा मैं आपको। ये जो नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस है, यह जो NO2 है, नाइट्रोजन परऑक्साइड, शोषक कक्ष में, कहाँ भेजेंगे हम इसको, शोषक कक्ष में भेज दी जाती है। यहाँ पर पानी और NO2 के संयोग से, मतलब जो जल रहता है, जल और NO2 नाइट्रोजन परऑक्साइड की क्रिया से तनु नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। याद रखिए क्या बनेगा, तनु नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हो आप, 2NO2 जो प्राप्त हुई थी प्लस H2O, दोनों की क्रिया से क्या प्राप्त हुआ है, HNO2 और HNO3 भी हमें प्राप्त हो गई है। अब यहाँ से आप देखो, ये जो HNO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड, हम क्या करेंगे, इस नाइट्रस ऑक्साइड की और आगे इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान रखना, इसकी क्रिया करवाते हैं, इसका विघटन हो जाएगा तो नाइट्रिक अम्ल NO और H2O भी हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें यहाँ से याद रखना है नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाती है। अब इसका क्या करेंगे आप लोग, नामांकित चित्र समझ लीजिए, एक बार डायग्राम देख लीजिए पूरा। ये आपको डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम को अच्छे से समझिए। ये जो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, ये होता है परावर्तक। क्या होता है, परावर्तक। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये है ऑक्सीकरण कक्ष
और ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये है शोषक स्तंभ या फिर अवशोषक स्तंभ। ठीक है, ओस्टवाल्ड विधि का नामांकित चित्र है ये पूरा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने क्या किया था, इस अमोनिया और वायु के मिश्रण को, ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये प्लेटिनम की जाली है, तो यहाँ से हमने इसको प्लेटिनम की जाली के ऊपर प्रवाहित किया तो NO प्राप्त हुआ, हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुई। फिर हमने इस नाइट्रिक ऑक्साइड को और बची हुई इस वायु को कहाँ भेजा, हमने ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा। तो इस ऑक्सीकरण कक्ष में भेजने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें नाइट्रोजन पेरोक्साइड गैस प्राप्त हुई। अब यहाँ से इस नाइट्रोजन पेरोक्साइड गैस को हमने कहाँ भेज दिया, हमने इसको भेज दिया अवशोषक स्तंभ में। कहाँ भेज दिया, अवशोषक स्तंभ में, जिसमें क्या होता है, ऊपर से जल रहता है। तो इस नाइट्रोजन पेरोक्साइड और जल की क्रिया के द्वारा याद रखना हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें यहाँ से नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो ये थी नाइट्रिक अम्ल बनाने की, ठीक है, ओस्टवाल्ड विधि। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन दिया था आप लोगों के लिए कि क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 के साथ होती है। किसके साथ होती है बच्चों, PCl5 के साथ। तो ये भी देखिए आप, तो जब हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बच्चों, एसिड क्लोराइड। यहाँ से देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल और PCl5 के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो देखो ये R हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इसको समझिए आप लोग, इस R को हमने यहाँ पर लिख दिया। ये जो CO है केवल, तो CO को हमने यहाँ ले लिया और Cl हमारे पास कितनी है, 5 है, तो एक Cl हमें यहाँ पर ले आए। ठीक है, तो ये जो मेन हमारा उत्पाद है क्या बन गया, ये एसिड क्लोराइड। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये जो एक H बचा है ये वाला और एक यहाँ से क्लोरीन हमने ले ली, तो ये HCl, तो प्लस हमारा क्या निकल आया, HCl। ठीक है, Cl टोटल 5 थी, एक हमने यहाँ पर ली, एक यहाँ ली, अभी हमारे पास 3 Cl बची हैं, हमारे पास P बचा है और हमारे पास यहाँ से एक O बचा है। तो POCl3 हमारे पास अभी और बचा था, जो भी सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो आपको लिखना है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो हमें एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, एसिड क्लोराइड। ठीक है ना, ये पूरी रिएक्शन आप लोग लिख देंगे और ये हमारा जो मुख्य उत्पाद है, मेन प्रोडक्ट है, एसिड क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया बच्चों आपको दी थी, इसमें सेंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी, सेंडमेयर अभिक्रिया। तो सेंडमेयर अभिक्रिया को देखते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जब बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ये ध्यान दीजिए, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड बेंजीन रिंग के ऊपर जब N2Cl लगा रहता है, क्या रहता है, N2Cl, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एजो उत्पाद या फिर बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। ओके, तो जब बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड के ऊपर से मतलब C6H5N2Cl की अभिक्रिया CuCl एवं HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन। ओके, तो यहाँ से देखिए ये क्या है, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ये पूरी इसकी उपस्थिति रहेगी, तो हमें केवल इस पे ध्यान देना है। अब यहाँ से बनना क्या है, क्लोरोबेंजीन, तो ये हमने क्या लिख दिया, क्लोरोबेंजीन। इस N2 को हमने अलग करके प्लस में लिख दिया और ये Cl हमारी बेंजीन से ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो ये क्या बन गया बच्चों, क्लोरोबेंजीन। क्या बना, ये क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि जब बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl, ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा हमें, क्लोरोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में अंतर। ठीक है, क्या देखना है हमें, अभिक्रिया की जो कोटि है और अणु संख्यता, इसमें क्या अंतर है। तो इसको भी देखिएगा ध्यान से। पहला अंतर क्या है, अभिकारक के अणुओं की वह संख्या, अभिक्रिया की कोटि की बात कर रहे हैं, अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता परिवर्तन से क्या होता है, अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है, उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। क्या होगा, अभिकारक, ठीक है, जैसे मान लीजिए A और प्लस B इज इक्वल क्या हुआ हमारा, C प्लस D, तो ये क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक। तो अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता परिवर्तन से, यदि मान लीजिए ये A और B बताए थे, ये अभिकारक हैं, अगर इनकी सांद्रता परिवर्तन होती है तो इनकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है, इसे हम अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। अब अणु संख्यता क्या होगा, तो उसके नाम से पता चलता है अणुओं की संख्या। देखो, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्याओं का जो योग होता है उसे हम अणु संख्यता या आणविकता कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखेंगे,
अभिक्रिया की कोटि की बात करेंगे तो इनका जो मान है वो पूर्णांक, शून्य और भिन्नात्मक भी हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है? पूर्णांक में हो सकता है, शून्य हो सकता है या फिर भिन्नात्मक भी हो सकता है। जबकि इसका जो मान है शून्य या भिन्नात्मक नहीं हो सकता, यह हमेशा केवल पूर्णांक होता है। कैसा होता है बच्चों? पूर्णांक होता है। नंबर 3 देखेंगे, इनका जो मान है दर नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है। किसकी सहायता से? दर नियम की सहायता से। और इसमें देखो, यह अभिक्रिया की क्रियाविधि पर निर्भर करता है। किस पर? अभिक्रिया की क्रियाविधि पर। इसे सबसे धीमी गति से होने वाले पद से ज्ञात किया जाता है। इसको तो हम दर नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे, लेकिन अभिक्रिया में जो सबसे धीमी गति से संपन्न होने वाला पद होता है उससे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसे प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। और यह कैसा होता है? केवल एक सैद्धांतिक पद है। कौन? अणुसंख्यता। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे, यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है, अभिक्रिया की कोटि, जबकि यह अभिक्रिया के किसी एक पद से संबंधित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की रासायनिक बलगतिकी से संबंधित होती है, जबकि अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता है उसकी क्रियाविधि का संकेत देती है। और लास्ट पॉइंट देखेंगे हम, अभिक्रिया की जो कोटि है अभिकारक की सांद्रता और दर में संबंध दर्शाती है। अभिक्रिया की कोटि क्या करती है? अभिकारक की सांद्रता और दर में संबंध दर्शाती है, जबकि अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता है यह अभिकारकों की सांद्रता और दर से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको जो 15 क्वेश्चन दिए थे, अभी केवल मैंने आपको ये 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं कल की क्लास में उनके सभी का मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, आज जितने बच्चों ने भी टेस्ट दिया था सुबह 12 बजे तक का मैंने आप लोगों से बोला था, दोपहर तक का, तो जिन बच्चों ने भी टेलीग्राम चैनल पर अपनी कॉपी सेंड की है उनको कुछ देर बाद अभी से अपनी अपनी कॉपी मिल जाएंगी, तो वो अपने देखेंगे आंसर कैसे लिखे आप लोगों ने। ठीक है, और अब आपके एक सप्ताह में 2 बार टेस्ट होगा और पर डे 8:30 बजे आपकी क्लास चलेगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग घर पर रहकर अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और यदि कोई 12th केमिस्ट्री का ऐसा कोई टॉपिक जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दें, मैं उस टॉपिक को और अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।